ये नमन है और नमन को एक चाय का ठेला लगाना है। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट के लिए नमन बैंक जाता है और बैंक मैनेजर से 1 लाख रुपए मांगता है। तो मैनेजर उसे बोलता है कि हम आपको लोन तो दे देंगे, लेकिन भरोसा क्या कि आप वो लोन हमें रीपे करोगे। तो इस पे नमन उन्हें अपना बिजनेस प्लान बताता है कि मेरे सर्वे के अकॉर्डिंग मेरी दुकान पर डेली कम से कम 500 कस्टमर तो आएंगे ही आएंगे, जिससे अगर मैं 10 रुपए पर कप भी चाय बेचता हूँ तो मैं डेली के 5,000 रुपए और महीने के 1.5 लाख रुपए आराम से कमा लूंगा। तो इस 1.5 लाख में से अगर 30% भी पकड़ कर चलोगे तो एक महीने का 45,000 प्रॉफिट तो कहीं नहीं गया। तो इसी प्रॉफिट में से आपका लोन रीपे कर दूंगा। नमन के इस बिजनेस प्लान से मैनेजर कन्विंस हो जाता है और उसे 1 लाख रुपए का लोन अप्रूव कर देता है। नमन जाता है, ठेला लगवाता है और अपना बिजनेस शुरू कर देता है। अब ठीक 1 महीने बाद नमन को बैंक मैनेजर का कॉल आता है कि 1 महीना हो चुका है लेकिन अभी तक आपने ईएमआई पे नहीं किया है, क्या इशू है? तो इस पर नमन बोलता है कि सर एक प्रॉब्लम हो गई है। एक्चुअली मैंने जो 500 कस्टमर्स पर डे के सोचे थे उतने कस्टमर्स दुकान पर आए ही नहीं। डेली के ऑन एन एवरेज सिर्फ 50 लोग ही दुकान पर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि मेरी दुकान के बारे में लोगों को पता ही नहीं चल रहा है। सो मैं सोच रहा था कि दुकान की थोड़ी एडवर्टाइजिंग कर लूं, लेकिन उसके लिए मुझे 10,000 रुपए और चाहिए होंगे जिससे कि मैं दुकान की एडवर्टाइजिंग कर सकूं। इस पर मैनेजर सोचता है कि चलो ऐसे भी से 1 लाख रुपए तो दे ही दिए, तो 10,000 और दे देते हैं। नमन 10,000 रुपए लेता है और धड़ाधड़ एडवर्टाइजिंग करता है। पोस्टर्स, बैनर्स, पैम्पलेट्स, गूगल एड्स, हर जगह से एड्स रन करता है। अब इससे नमन के कस्टमर्स तो बढ़ जाते हैं, लेकिन उतने नहीं जितने कि नमन एक्सपेक्ट कर रहा था। इसीलिए नमन अब एक ट्रिक यूज करता है। वो 10 रुपए की चाय अब 8 रुपए में बेचता है। अब फिर से ठीक अगले महीने मैनेजर का कॉल आता है। मैनेजर पूछता है कि नमन क्या हुआ, इस महीने का भी ईएमआई नहीं आया तुम्हारा, कब तक पे करने वाले हो? इस पर नमन बोलता है कि सर एक्चुअली प्लान के अकॉर्डिंग चीजें चल नहीं रही है, तो मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए। अब मैनेजर समझ जाता है कि इसका कुछ नहीं होने वाला, इसलिए मैनेजर नमन से उसकी दुकान का कंट्रोल ले लेता है और 8 रुपए की चाय फिर से 10 रुपए करता है और सभी एडवर्टाइजिंग के एक्सपेंसेस को रोक देता है। अब यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज निकल कर आती है। एक कि नमन की दुकान पर वही लोग आएंगे जिनको नमन की चाय की टेस्ट अच्छी लगी है, और सेकंड वो लोग दुकान पर नहीं आएंगे जो सिर्फ 2 रुपए के डिस्काउंट के लिए दुकान पर आते थे। लेकिन इस स्टोरी का फ्लिपकार्ट से क्या कनेक्शन है? आप बोलोगे कि मंगेश भाई आप ये तो नहीं कह रहे हो कि उस चाय के ठेले की तरफ फ्लिपकार्ट भी बंद होने वाला है? वेल, वीडियो के एंड तक आते आते ये आप खुद ही समझ जाओगे। इस ग्राफ को ध्यान से देखना। 2014 से लेकर 2023 तक फ्लिपकार्ट के रेवेन्यू में जमीन आसमान का फर्क है। 2014 में जहां फ्लिपकार्ट का रेवेन्यू सिर्फ 2,840 करोड़ रुपए था, वही 2022 में ये रेवेन्यू 51,176 करोड़ तक पहुंच गया है। और वही 2022 में फ्लिपकार्ट का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर अमेजॉन का रेवेन्यू सिर्फ 21,462 करोड़ रुपए था। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि फ्लिपकार्ट इंडियन ई कॉमर्स मार्केट को किस लेवल पर डोमिनेट कर रहा है। इवन अगर मार्केट शेयर की भी बात करें तो इंडियन ई कॉमर्स मार्केट में फ्लिपकार्ट ही नंबर 1 पर है विद द मार्केट शेयर ऑफ 48%, और वही अमेजॉन के पास सिर्फ 26% मार्केट शेयर है, व्हिच इज फार लेस देन फ्लिपकार्ट। लेकिन इतना बड़ा रेवेन्यू और मार्केट शेयर होने के बाद भी फ्लिपकार्ट एक लॉस मेकिंग कंपनी है। नाउ लुक एट दिस ग्राफ। 2014 से लेकर 2023 तक ऐसा एक भी फाइनेंशियल ईयर नहीं है जिसमें फ्लिपकार्ट ने प्रॉफिट कमाया हो। फ्लिपकार्ट कंटिन्यूअसली लॉस में चल रहा है। 2014 में 400 करोड़, 2015 में 830 करोड़, 2018 में 4,600 करोड़, और इवन इस साल यानी 2023 में फ्लिपकार्ट ने ऑल टाइम हाई 4,800 करोड़ का लॉस फेस किया है। तो अब सवाल ये आता है कि 37.6 बिलियन डॉलर्स की वैल्यूएशन वाली ये कंपनी आखिर लॉस में कैसे है? तो देखो, इसके पीछे मेनली ये 5 रीजंस है, और हाँ, गलती से भी एक भी पार्ट स्किप मत करना, क्योंकि इन 5 में से हर एक रीजन बहुत ज्यादा इंसाइटफुल होने वाला है। और खास करके इंडियन गवर्नमेंट का एक ऐसा डिसीजन था जिसने फ्लिपकार्ट की हवा टाइट करके रख दी थी, उसे तो बिल्कुल भी मिस मत करना। इंडिया में डेली 80 लाख शिपमेंट्स होती है और 2025 तक ये नंबर 2.5 करोड़ तक पहुंचने वाला है, which is 40% ऑफ एनुअल ग्रोथ। और ये जो डेली के 80 लाख शिपमेंट्स होते हैं उनमें से 42.5 लाख यानी कि अराउंड 55% शिपमेंट सिर्फ फ्लिपकार्ट का ई कार्ड और अमेजॉन का एटीएस यानी अमेजॉन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज इनके लॉजिस्टिक्स से होती है, और बाकी के 45% शिपमेंट्स ईकॉम एक्सप्रेस, एक्सप्रेस बीज, डिलीवरी और ब्लू डार्ट जैसे बाकी लॉजिस्टिक्स करते हैं। तो अब इन बढ़ती शिपमेंट से पता चलता है कि नो डाउट इन ई कॉमर्स कंपनीज को किसी भी तरह करके इस ग्रोइंग डिमांड को फुलफिल करने के लिए अपनी सप्लाई चेन को इंप्रूव करना पड़ेगा। अगर कोई कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है तो उस कस्टमर तक कैसे ऑर्डर जल्द से जल्द पहुंचाई जा सकती है, इसके लिए फ्लिपकार्ट ने अपने लॉजिस्टिक्स के ऊपर अकेले 2023 में 6,571 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जो 2022 के कंपेयर में 26% ज्यादा है। फ्लिपकार्ट अपने वेयर हाउस में ASRS सिस्टम यानी ऑटोमेटेड स्टोरेज एंड रिट्रीवल सिस्टम यूज करता है। अब ये ASRS सिस्टम क्या होता है? तो देखो, फ्लिपकार्ट के जो वेयर हाउसेस होते हैं उनमें मोबाइल,
मोबाइल्स, वॉचेस, बुक्स, शूज जैसे कई कैटेगरीज के प्रोडक्ट स्टोर्ड होते हैं और उन सब प्रोडक्ट्स के ऊपर एक यूनिक बारकोड लगा होता है। अब फॉर एग्जांपल नमन ने फ्लिपकार्ट से कोई बुक की ऑर्डर प्लेस कर दी तो तुरंत नमन के ऑर्डर की डिटेल्स और उस बुक का यूनिक बारकोड एएसआरएस सिस्टम में ट्रांसमिट होता है। अब जैसे ही वो ऑर्डर एएसआरएस सिस्टम में रिसीव होता है तो उसका एल्गोरिदम ऑटोमेटिकली उस बारकोड के थ्रू उस प्रोडक्ट का लोकेशन आइडेंटिफाई करता है और तुरंत एक रोबोट सेंसर की हेल्प से उस बुक की लोकेशन पर जाता है। वो रोबोट केयरफुली जो बुक नमन ने ऑर्डर किया है उसी को रैक से उठाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग एरिया तक लेकर आता है और उसे कन्वेयर बेल्ट पर प्लेस कर देता है, जो आगे उस बेल्ट की हेल्प से पैकेजिंग स्टेशन तक पहुंच जाता है। और फिर आगे की प्रोसेस फ्रॉम पैकिंग टू लेबलिंग टू शिपिंग सब ह्यूमंस देखते हैं ताकि एक बार प्रोडक्ट का वेरिफिकेशन हो सके और एंड कस्टमर तक सही प्रोडक्ट पहुंच सके। और इसी प्रोसेस को एएसआरएस सिस्टम कहा जाता है और इसी सिस्टम की वजह से एफिशिएंसी, एक्यूरेसी और इन्वेंटरी मैनेजमेंट ये तीनों चीजें बेटर बन जाती है, जिससे सप्लाई चेन मैनेजमेंट एकदम स्मूथली ऑपरेट होता है। 4-5 साल पहले अगर आपने ऑनलाइन शॉपिंग की होगी तो आपने नोटिस किया होगा कि ऑर्डर प्लेस करने के बाद उसको शिप होने में कई दिन लग जाते थे और आगे डिलीवरी का टाइम अलग से, उसमें भी बहुत बार डैमेज प्रोडक्ट्स आते थे तो उसको रिटर्न करने के लिए अलग से मगजमारी करनी पड़ती थी। कस्टमर्स के इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फ्लिपकार्ट ने अपनी सप्लाई चेन को इस तरह मैनेज किया है कि प्रोडक्ट जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कस्टमर तक पहुंच जाए और रॉन्ग शिपमेंट्स को जितना हो सके उतना मिनिमाइज किया जाए। इसलिए फ्लिपकार्ट के पास इंडिया में 20 से भी ज्यादा वेयर हाउसेस है जो कंबाइंडली मोर देन 1 करोड़ स्क्वायर फीट के स्टोरेज स्पेस में फैले हुए हैं। इन वेयर हाउसेस से एयर, ग्राउंड और सी जैसे अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन मेथड से फ्लिपकार्ट प्रोडक्ट को डिलीवर करता है, जिससे फ्लिपकार्ट डिलीवरी कॉस्ट कम कर रहा है और एफिशिएंसी बढ़ा रहा है। जो आईफोन मार्केट में 65,000 में मिलता है वही आईफोन फ्लिपकार्ट पे 58,000 में मिल रहा है और यही फोन बिग बिलियन डेज के सेल में तो 52,000 में मिल रहा था। तो आपको क्या लग रहा है ये जो ऊपर का 10-12 हजार रुपए का डिस्काउंट आपको फ्लिपकार्ट के ऊपर मिल रहा है वो सेलर आपको दे रहा है? बिल्कुल नहीं, वो एक्स्ट्रा डिस्काउंट फ्लिपकार्ट आपको खुद अपनी जेब से दे रहा है और इसी को कहते हैं कैश बर्न करना। 2022 में फ्लिपकार्ट ने 3.7 बिलियन डॉलर्स यानी 30,000 करोड़ रुपए कैश बर्न किए थे, जो इंडिया में सिर्फ ई कॉमर्स ही नहीं बल्कि किसी भी कंपनी के हिसाब से सबसे ज्यादा है। लेकिन फ्लिपकार्ट इतना कैश बर्न कैसे कर पा रहा है? फ्लिपकार्ट के पास इतना पैसा कहां से आ रहा है? तो इसका रीजन है फ्लिपकार्ट की पेरेंट कंपनी वॉलमार्ट। 2018 में वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट के 77% स्टेक 16 बिलियन डॉलर्स में एक्वायर किए थे, जिससे फ्लिपकार्ट का वैल्यूएशन 20 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गया था। अभी 2022 के डेटा के अकॉर्डिंग फ्लिपकार्ट का वैल्यूएशन 37.6 बिलियन डॉलर्स है और करंटली वॉलमार्ट फ्लिपकार्ट में 80.5% स्टेक्स ओन करता है। वॉलमार्ट खुद इतनी बड़ी कंपनी है कि आज 19 कंट्रीज में वॉलमार्ट अप्रोक्सीमेटली 10,500 स्टोर्स ऑपरेट करता है। इसलिए फ्लिपकार्ट जो कैश बर्न कर रहा है इसे एक हद तक वॉलमार्ट अफोर्ड भी कर सकता है। जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे मारने वाला पैदा नहीं हुआ मामा। एंड कैश बर्न के साथ साथ एक और चीज फ्लिपकार्ट ने बहुत विगरसली की है एंड दैट इज जैसे मम्मी बाजार में जाकर सब्जियां खरीदती है ना, वैसे फ्लिपकार्ट ने पिछले कुछ सालों में अलग अलग कंपनीज खरीदी है। अगर इसे एक टाइमलाइन पर देखें तो 2010 में फ्लिपकार्ट ने lulu.com से वी-रेड को एक्वायर किया। इसके बाद 2011 में mind360.com और चकपक के डिजिटल कंटेंट लाइब्रेरी को खरीद लिया। 2012 में फ्लिपकार्ट ने अपना ऑनलाइन म्यूजिक स्टोर फ्लाइट लॉन्च किया था, लेकिन टफ कंपटीशन की वजह से फ्लाइट 2013 में ही बंद हो गया। 2012 में फ्लिपकार्ट ने इंडिया के रिटेल मार्केट पर फोकस किया और लेट्स बाय जो एक ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर है उसको एक्वायर कर लिया। देन 2014 में 250 मिलियन डॉलर्स यानी कि 1500 करोड़ रुपए देकर मिंत्रा को खरीद लिया। इवन आज भी मिंत्रा फ्लिपकार्ट के अंडर ऑपरेट होता है और फ्लिपकार्ट की तरह मिंत्रा भी लॉस में ही चल रहा है। अब 2014 के बाद फ्लिपकार्ट ने अपने पोर्टफोलियो को और भी ज्यादा डाइवर्स किया। 2015 में फ्लिपकार्ट ने एपेटरेट नाम की एक मार्केटिंग ऑटोमेशन फर्म को एक्वायर किया। यहां तक कि 2016 में फ्लिपकार्ट ने फोन पे को भी एक्वायर कर लिया था, लेकिन 2022 में ही फोन पे और फ्लिपकार्ट सेपरेट हो चुके हैं। आगे इसी के साथ फ्लिपकार्ट ने Liv.ai जो एक स्पीच टू टेक्स्ट टेक्नोलॉजी है, अपस्ट्रीम कॉमर्स जो एक इजराइल बेस्ड रिटेल इंटेलिजेंस कंपनी है और इन्हीं के साथ फ्लिपकार्ट ने जबोंग, ईबे, क्लियरट्रिप जैसी टोटल 22 कंपनीज को एक्वायर किया है। और इनके अलावा फ्लिपकार्ट ने इजी रिवॉर्ड्स, फ्लिपकार्ट होलसेल, फ्लिपकार्ट क्विक, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल जैसी 27 कंपनीज में हेवी इन्वेस्टमेंट करके रखी हुई है। 2021 के डेटा के अकॉर्डिंग एक्विजिशंस और इन्वेस्टमेंट्स पर फ्लिपकार्ट ने 5,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्चा किया है। इतना ज्यादा पैसा खर्चा करने के पीछे फ्लिपकार्ट का मोटिव है कि वो किसी भी तरह से ज्यादा मार्केट शेयर ग्रैब कर सके और किसी तरह कस्टमर्स को एक बेटर एक्सपीरियंस दे सके कंपेयर टू अदर कॉम्पिटिटर्स।
फरवरी 2019 में इंडियन गवर्नमेंट ई कॉमर्स को लेकर कुछ रूल्स लेकर आई थी, जिसमें लिखा था कि कोई भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म किसी भी पर्टिकुलर ब्रांड के साथ एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट नहीं कर सकता, जिससे कोई दूसरा प्लेटफॉर्म उस ब्रांड के प्रोडक्ट्स अपने प्लेटफॉर्म पर ना बेच पाए। फॉर एग्जांपल, कल को आकर अगर एप्पल बोले कि आईफोन 16 हम लोग सिर्फ फ्लिपकार्ट पर ही बेचेंगे, या फ्लिपकार्ट ये सेम चीज बोल दे, तो इस गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से फ्लिपकार्ट या कोई और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं कर सकता, जिससे मार्केट में किसी भी एक प्लेटफॉर्म की मोनोपोली क्रिएट नहीं होगी। साथ ही इन रूल्स में ये तक मेंशन था कि फ्लिपकार्ट या कोई भी ई कॉमर्स कंपनी किसी भी एक वेंडर से 25% से ज्यादा इन्वेंटरी नहीं ले पाएगी, ताकि फ्लिपकार्ट पर किसी भी एक वेंडर की मोनोपोली क्रिएट ना हो। और तो और कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए प्लेटफॉर्म्स मन चाहे डिस्काउंट्स ऑफर नहीं कर सकते, उस पर भी कुछ लिमिटेशंस होगी। अब इस न्यू रेगुलेशन की वजह से फ्लिपकार्ट पर क्या इंपैक्ट हुआ, ये आप इस चार्ट को देखकर ही समझ जाओगे। गवर्नमेंट के न्यू रूल्स आने से एक साल पहले फ्लिपकार्ट के लॉसेस जो 2063 करोड़ थे, वो रूल्स आते ही एक ही साल में 3836 करोड़ पर चले गए। यानी फ्लिपकार्ट को एक ही साल में 1773 करोड़ का डिफरेंस झेलना पड़ा। लेकिन इन रूल्स ने फ्लिपकार्ट पर एक्चुअल में कैसे इंपैक्ट किया? तो देखो, जैसे ही गवर्नमेंट ने ये नए रूल्स इंट्रोड्यूस किए, तो फ्लिपकार्ट को अपने बिजनेस मॉडल पर रिवर्क करना पड़ा, और खास करके सेलर्स को मैनेज करने में प्रेशर अलग से बढ़ गया, जिससे फ्लिपकार्ट की ऑपरेशंस में रेस्ट्रिक्शंस आ गए और ऑटोमेटिकली एक्सपेंसेस बढ़ गए। इंडियन गवर्नमेंट की इस पॉलिसी चेंज को लेकर वॉलमार्ट के सीईओ डग मैकमिलन ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को लेटर तक लिखा था कि वो इंडिया के बिजनेस एनवायरनमेंट में क्लैरिटी और स्टेबिलिटी रखे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? 2023 में फ्लिपकार्ट के टोटल एक्सपेंसेस 60,858 करोड़ रुपए के थे, जिनमें से 2407 करोड़ रुपए फ्लिपकार्ट ने एडवर्टाइजिंग और प्रमोशंस के ऊपर खर्च किए। 10 अक्टूबर 2018 को फ्लिपकार्ट ने फर्स्ट टाइम बिग बिलियन डे स्टार्ट किया था, और इस सेल के प्रमोशन के लिए फ्लिपकार्ट ने अमिताभ बच्चन को ऑनबोर्ड किया था। और आगे चलकर फ्लिपकार्ट ने इसी बिग बिलियन डेज के सेल के लिए विराट कोहली, दीपिका पादुकोण, MS धोनी, महेश बाबू, दुलकर सलमान और पुनीत राजकुमार जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को ऑनबोर्ड किया था। उसके अगले ही साल यानी कि 2019 में फ्लिपकार्ट ने फ्लिपकार्ट फैशन नाम से एक कैंपेन अनाउंस किया, और इस कैंपेन के लिए फ्लिपकार्ट ने रणबीर कपूर और आलिया भट्ट को ऑनबोर्ड किया। अब इन सभी सेलिब्रिटीज ने प्रमोशन के लिए कितने पैसे चार्ज किए, इसका डेटा तो मुझे कहीं पे नहीं मिला, लेकिन इन सब में ऐसा एक भी सेलिब्रिटी नहीं है जो एक एड के लिए 3-4 करोड़ से कम चार्ज करेगा। आपने कभी ना कभी देखा ही होगा कि किसी न्यूज़पेपर का पूरा फ्रंट पेज ही फ्लिपकार्ट के एड से भरा हुआ होता है। यू वोंट बिलीव दिस, बट इस वन पेज के एड के लिए फ्लिपकार्ट ने टाइम्स ऑफ इंडिया को कम से कम 37 लाख रुपीस पे किए होंगे। 37 लाख रुपीस फॉर वन पेज एड। कैन यू इमेजिन? ये एस्टिमेट मैंने कैसे निकाला, इसके गूगल डॉक का लिंक आपको नीचे स्टडी मटेरियल में मिल जाएगा, उसे आप चाहो तो बाद में जाकर चेक कर सकते हो। इसके अलावा बैंगलोर में फ्लिपकार्ट का जो ऑफिस है, उसका ईयरली रेंट ही 300 करोड़ रुपए है, यानी 25 करोड़ रुपए रेंट पर मंथ। फ्लिपकार्ट के एम्प्लॉइज की एवरेज एनुअल सैलरी 10.8 लाख रुपीस है, जिससे 2022 के डेटा के अकॉर्डिंग फ्लिपकार्ट ने 4,938 करोड़ रुपीस सिर्फ एम्प्लॉइज की सैलरी पर ही खर्च कर दिए थे। एंड ट्रैकर के एक रिपोर्ट में सतीश मीना, जो फोरकास्ट एनालिस्ट है, उन्होंने कहा है कि फ्लिपकार्ट जो इतना हेवीली कैश बर्न कर रहा है, उसका एक रीजन अमेजॉन भी है। फ्लिपकार्ट अमेजॉन से कंपीट करने के लिए और ज्यादा से ज्यादा मार्केट शेयर रिटेन करने के लिए इस लेवल पर कैश बर्न कर रहा है, फिर चाहे वो ऑपरेशनल कॉस्ट के लिए हो, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए हो, कस्टमर्स को हेवी डिस्काउंट ऑफर करने के लिए हो, या फिर चाहे एक्विजिशंस और एडवर्टाइजमेंट के लिए हो। तो चलो, ये तो है रीजन कि क्यों फ्लिपकार्ट इतना ज्यादा रेवेन्यू कमाने के बाद भी लॉस में चल रहा है। एंड ऑल्सो लेट मी टेल यू कि सिर्फ फ्लिपकार्ट ही नहीं, बल्कि इंडिया में जितने भी ई कॉमर्स बिजनेसेस हैं, वो सारे के सारे लॉस में हैं। इवन अमेजॉन भी इंडिया में लॉस में ऑपरेट हो रहा है। तो अब सवाल ये आता है कि कंपनीज अगर इतनी लॉस में चल रही है, तो उसके फाउंडर्स इसे बंद क्यों नहीं कर देते? तो इसका सीधा जवाब है कि वो कहते हैं ना कि देयर इज ऑलवेज अ लाइट आफ्टर अ टनल। एग्जैक्टली यही ई कॉमर्स पे अप्लाई होता है। अरविंद सिंघल, जो टेक्नोपार्क के चेयरमैन है, उन्होंने कहा है कि फ्लिपकार्ट और अमेजॉन दोनों कंपनीज अभी प्रॉफिटेबिलिटी से ज्यादा अपने एक्सपांशन पर फोकस कर रही है। अभी मार्केटिंग कॉस्ट हो, सप्लाई चेन हो, या फिर चाहे एक्विजिशन हो, इन सभी चीजों पर अभी फ्लिपकार्ट पानी की तरह पैसा बहा रहा है। लेकिन हो सकता है कि फ्लिपकार्ट को ये लॉसेस अभी सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए फेस करने पड़ रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में फ्लिपकार्ट यहां से तगड़ा प्रॉफिट कमा लेगा। जैसे कि फ्लिपकार्ट अपना रेवेन्यू मल्टीपल स्ट्रीम से जनरेट करता है, लाइक चार्जिंग कमीशन फ्रॉम सेलर्स। फॉर एग्जांपल, अगर कोई सेलर XYZ प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट पे सेल करता है, तो उसका एक स्पेसिफिक कमीशन फ्लिपकार्ट के जेब में जाता है, और ये कमीशन फीस अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग होती है। इसी के साथ साथ अगर किसी सेलर को उसके प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट फ्लिपकार्ट पर करवाना है, तो फ्लिपकार्ट उस सेलर को एडवर्टाइजिंग सर्विसेज भी ऑफर करता है, और यहां
वहां से भी फ्लिपकार्ट अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करता है। 2022 में फ्लिपकार्ट का एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू 2083 करोड़ रुपीस था और 2023 में ये रेवेन्यू 3324 करोड़ तक पहुंच गया है। मतलब फ्लिपकार्ट की एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू में एक ही साल में 60% का इंक्रीज हुआ है और हो सकता है कि इन कमिंग ईयर्स ये रेवेन्यू और रैपिडली बढ़े और फ्लिपकार्ट को एक प्रॉफिटेबल कंपनी बनाने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे। इसी के साथ फ्लिपकार्ट की सब्सिडरी ई कार्ड भी बहुत रैपिडली ग्रो कर रही है। ई कार्ड का करंट ईयर का रेवेन्यू तो इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर हम 2018 और 19 का रेवेन्यू देखें तो 2018 में ई कार्ड का रेवेन्यू 2488 करोड़ था, जो 2019 में बढ़कर 4422 करोड़ तक पहुंच गया, which is 78% हाइक इन जस्ट 1 ईयर। लेकिन इन सब के अलावा एक और चीज जो फ्लिपकार्ट प्रॉफिटेबल होने के लिए कर रही है, एंड दैट इज प्राइवेट लेबलिंग। फैशन से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक और लार्ज अप्लायंसेस से लेकर फर्नीचर तक टोटल 300 कैटेगरीज में फ्लिपकार्ट के खुद के प्राइवेट लेबल ब्रांड्स अवेलेबल है। आपने फ्लिपकार्ट पर मार्क क्यूब, परफेक्ट होम्स, बिलियन, मेट्रोनॉट और फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाय जैसे ब्रांड्स को बहुत बार नोटिस किया होगा और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये ब्रांड्स आपके सर्च रिजल्ट्स में टॉप पर ही दिख जाते हैं। द रीजन बिहाइंड दिस इज कि ये सारे ब्रांड्स खुद फ्लिपकार्ट ओन करता है और इस प्राइवेट लेबलिंग से भी फ्लिपकार्ट फ्यूचर में हाई प्रॉफिट्स जनरेट कर सकता है। लेकिन अगर हम वर्स्ट साइड पकड़कर चले तो इसमें एक और पॉसिबिलिटी निकल कर आती है, जैसे कि 2016 में स्नैपडील ने लग्जमबर्ग से $21 मिलियन की फंडिंग उठाई थी, लेकिन 2017 के एंड तक आते आते स्नैपडील ऑलमोस्ट बैंकरप्ट होने को आई थी और आज स्नैपडील का क्या हाल है ये सबको पता है। अभी रिसेंटली ये सेम सिनेरियो बायजूस के साथ भी हुआ था। बायजूस ने एक के बाद एक कई सारी कंपनीज एक्वायर की थी और एडवर्टाइजिंग में करोड़ों रुपए खर्च किए थे। आमदनी 98 और खर्चा रुपया, बायजूस का कुछ ऐसा हाल हो गया था। इसीलिए इस पॉसिबिलिटी को भी डिनाई नहीं किया जा सकता कि अगर फ्लिपकार्ट ने स्ट्रैटेजिकली अपने इन्वेस्टमेंट्स को ऑप्टिमाइज नहीं किया तो स्नैपडील और बायजूस जैसा हाल फ्लिपकार्ट का भी हो सकता है। इस पर आपका ओपिनियन क्या है? कमेंट्स में जरूर बताओ और ऐसी और इंटरेस्टिंग केस स्टडीज के लिए सब्सक्राइब करो।